अब एवेल्यूशन का सिस्टम टीचिंग में क्यों जोड़ा गया है कि ताकि ये देखा जाए कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है ना। क्लास में होता है ना कि क्लास में क्या होता है, क्लास में तीन चीज़ें हमेशा होती हैं। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होती है टीचिंग। अब टीचर अपने टीचिंग के ज़रिए जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है, वो किससे पता चलेगा, वो चलेगा एवेल्यूएशन सिस्टम से, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली से। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बिना आप कोई भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबका एंड का पॉइंट है ये। ठीक है, इसकी 5 वीडियो आएंगी, तो आपको मैं 5 वीडियो में ये ख़त्म करूँगा एवेल्यूएशन सिस्टम का। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में इतना कराया जाएगा कि आप इसको अच्छे से करोगे तो आपका 80+ का टारगेट आराम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एवेल्यूएशन सिस्टम क्या है। इंडियन नेशनल सॉरी ये फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिसी आएगा, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है। इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आएगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 स्टेट्स द सिस्टम ऑफ a teacher evaluation open, participative and database will be created and reasonable opportunity of promotion to higher grades provide norms of accountability will be laid down it with incentives for good performance and distinctive for non-performance। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो एक पॉलिसी आई थी 1986 में 1986 में एजुकेशन के ऊपर, इसमें बताया गया कि जो एवेल्यूएशन सिस्टम है वो ओपन हो, पार्टिसिपेट हो, वो डाटाबेस हो। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमें अगर हमें ये पता लगाना है कि जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है कैसे नहीं पढ़ा रहा है, वो उसमें एवेल्यूएशन सिस्टम जो है वो काम में आएगा। एवेल्यूएशन सिस्टम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए पता जगा रहा है कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो परफॉर्मेंस गुड है या बैड है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कीर्ति कपूर, evaluation is a systematic determination of merit, worth and significance of something or someone, and assessment is the process of gathering and analyzing specific information as part of an evaluation process। डॉक्टर कीर्ति कपूर के अनुसार क्या है, जो evaluation सिस्टम है वो ये पता लगाने में सक्षम है, ये पता लगाता है evaluation सिस्टम कि जो शिक्षण है, जो इनकी टीचिंग है वो किस हिसाब से है। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है, वो सही है गलत है, वो बच्चों के समझ में आए, ये किसी के समझ में आए कि नहीं, ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा एवेल्यूएशन प्रोसेस से। तो डॉक्टर कीर्ति कपूर का यहाँ पे ये कहना है कि जो एवेल्यूएशन सिस्टम है वो एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए ये पता लगाने में कामयाबी मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है। Kothari Commission reiterated as evaluation is a continuous process if form an integral part or system of the education and is the intimately to educational objective। कोठारी कमीशन ने भी यहाँ पे ये सिद्ध किया है कि जो एवेल्यूएशन सिस्टम है वो शिक्षा का, जो एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एवेल्यूएशन सिस्टम से शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है, उसको पता लगाया जा सकता है। In the context of school education, evaluation stands for a structured process of collecting, analyzing, and interpreting students' progress and achievement both in curricular and non-curricular area। देखिए, जो शिक्षण है, जो एजुकेशन है, वहाँ पे जो मूल्यांकन है, जो एवेल्यूशन है, वो करिकुलर या नॉन करिकुलर एरिया, यानी कि जो दोनों तरह के जो एरिया है उसको ये कवर कर लेता है। यानी कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है या जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये बताया गया पहले पैराग्राफ में कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, क्या अचीवमेंट है, ठीक है, दोनों में। तो वो एवेल्यूएशन सिस्टम से पता चलता है। यानी कि स्कूल में बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना सही समझ में आ रहा है, वो किससे पता चलेगा, वो एवेल्यूएशन सिस्टम से पता चलेगा। It involves taking into consideration factors like the content, classroom process, and the growth of individual learner, along with the appropriateness of evaluation procedure। evaluation procedure से क्या पता चलेगा कि जो कंटेंट है, जो क्लासरूम प्रोसेस से जो स्टूडेंट या लर्नर की जो ग्रोथ है वो कैसी है। यानी कि एवेल्यूएशन सिस्टम से स्टूडेंट की जो ग्रोथ है, जो क्लासरूम का प्रोसेस है, वो सब कुछ, जो कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सब कुछ इससे पता चलेगा वो कितना काम में है कितना नहीं। असेसमेंट इज़ आल्सो ए मीन
टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट फीडबैक फॉर द टू द लर्नर टू मेक द कोर्स इफेक्टिव। इसमें क्या है कि जो असेसमेंट है, इसमें क्या है कि जो फीडबैक है लर्नर का, यानी कि जो फीडबैक है, जो लर्नर जो है फीडबैक देते हैं अपना कोर्स को, इससे कोर्स जो है इफेक्टिव बनता है। अब जैसे कि देखिए कि जो बच्चों को चीज़ें मुश्किल में आती हैं पढ़ने के लिए, तो वह कहते हैं कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, कोई चीज़ बच्चे कर नहीं पाते। कई बार कहते हैं सिलेबस चेंज कर दिया जाता है कि ताकि बच्चों का फीडबैक देखा जाए, लर्नर का फीडबैक देखा जाए। अभी जैसे देखिए कि सिलेबस यूजीसी नेट का चेंज हो गया ना, हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज? कि ताकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनको सुविधा मिल सके, उनको आसानी हो सके, कहीं तरह की किसी भी तरह की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मूल्यांकन से पता चलेगा। अब कहते हैं ना कि नहीं इस बार यूजीसी नेट थोड़ा सा बहुत टफ था। अब आप देखिए कि इस बार 3 घंटे कर दिए गए। पहले क्या होता था, पहले आधे घंटे का गैप दिया जाता था, फिर 1 घंटे का गैप दिया जाता था, मतलब कि सुबह से शाम तक पेपर ही डलते रहते थे यूजीसी नेट के। अब क्या है, 3 घंटे इकट्ठे कर दिए, तो आप एक ही बार में पेपर दे पाओगे, है ना। 3 घंटे में बच्चा फ्री हो जाएगा पेपर दे के। तो वैल्यूएशन से पता चलेगा ना, स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसलिए, तो उन्होंने क्या किया, 3 घंटे कर दिया। तो ये कैसे पता चलेगा? ये एवेल्यूएशन सिस्टम से ही पता चला है। एवेल्यूएशन सिस्टम ये एकमात्र ऐसा जरिया है कि जिसमें ये देखा जाता है कि क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, उनको सिलेबस कौन सा है, वो कितना बढ़िया है, या क्लासरूम का प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ किस में देखा जाएगा? ये देखा जाएगा एवेल्यूएशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन क्या है? देयर आर मैनी पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन विच कैन बी कंसेप्टलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, टीचिंग एंड लर्निंग, असेसमेंट ऑफ पॉलिसी। यानी कि जो एवेल्यूएशन है वो कई तरह के हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीचिंग के अकॉर्डिंग, या लर्निंग असेसमेंट के अकॉर्डिंग, या पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इनकी जो एवेल्यूएशन है वो कई लक्ष्यों के लिए देखा जाएगा, टीचिंग के लिए भी, सिलेबस के लिए भी, और लर्निंग के लिए भी। Evaluation can be used to examine assessment tools and strategy and determine faculty policy in curriculum. Some purpose of evaluation are follow. देखिए एवेल्यूशन का अब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? पहली बात है करिकुलम। अब एवेल्यूशन सिस्टम क्यों किया जाता है? कि करिकुलम यानी कि सिलेबस को देखने के लिए, टू फैसिलिटेट करिकुलम डेवलपमेंट, ये देखा जाए कि जो सिलेबस लगाया जा रहा है वो कितना प्रभावी है, कितना बच्चों का विकास कर सकता है। यानी कि वैल्यूएशन सिस्टम में सबसे पहली बात आती है कि सिलेबस देखा जाता है, करिकुलम देखा जाता है, पाठ्यक्रम देखा जाता है कि जो बच्चों को लगाया जा रहा है, लगाया गया है, वो कितना उनके काम में है। टू इंश्योर करिकुलम रिजल्ट आर अचीव, इसमें देखा जाएगा जो करिकुलम जो रिज़ल्ट है, यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो नतीजा है वो कैसे अचीव, यानी कि वो कितना लाजवाब है, कितना सही है। टू इन्फॉर्म द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, इसमें टीचिंग और लर्निंग का जो रिसोर्स है, जो स्रोत है, वो इसमें देखा जाएगा कि वो कैसे कैसे, यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में टीचिंग के जरिए कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। टू इंश्योर द कोर्स इज़ ऑफ एक्सेप्टेबल, इसमें देखा जाएगा कि जो कोर्स बच्चों को कराया जा रहा है वो वहाँ पे वो कितना एक्सेप्टेबल है, कितना उनके काम में आएगा। यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो कितना उनके काम में है, कितना नहीं है। अब देखिए कि यूजीसी नेट में कई चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, तो इनको एवेल्यूएशन सिस्टम से ये पता चला है कि ये चीज़ें काम में है, ये काम में नहीं है। तो एवेल्यूएशन सिस्टम से इन्होंने नया सिलेबस जो है कर दिया, यानी कि नया सिलेबस जो आया है, पहले उस सिलेबस में बच्चों को दिक्कत थी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, अब उन्होंने सिलेबस को चेंज किया है। वो किसके माध्यम से किया है? एवेल्यूएशन सिस्टम से माध्यम से किया है। नेक्स्ट है पॉलिसी, टू डिटरमाइन फ्यूचर फैकल्टी एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी मूल्यांकन का ये मतलब होता है कि जैसे एवेल्यूएशन क्यों, क्या उद्देश्य है एवेल्यूएशन का? कि पॉलिसी देखना कि फ्यूचर फैकल्टी, यानी कि जो फ्यूचर में एजुकेशन दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, टू इनकरेज इंस्टिलिंग एजुकेशन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने के लिए। अब आप देखिए कि पहले क्या होता था कि जो सारे के सारे जो एग्ज़ाम थे वो ऑफलाइन होते थे। अब देखिए कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम था, अब ऑनलाइन कर दिया है। अब आने वाले समय में तकरीबन सारे एग्ज़ाम ही ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इनकरेज हो गया ना एजुकेशन वैल्यू स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो सबसे बढ़िया रहे। पहले क्या होता था कि जो ऑफलाइन सिस्टम होता था वहाँ पे बहुत देर लगती थी रिज़ल्ट आने के लिए। अब रिज़ल्ट को जल्दी लाने के लिए क्या होता था, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी बनाना जो फ्यूचर जो कितनी वैल्यूएबल है या कितनी उसका स्टैंडर्ड है। टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एंड प्रोग्राम, इसमें क्या है कि देखिए
कि जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि जो कोर्स कैसा इफेक्टिव हो, जो लगाया जा रहा है कोर्स कितना इफेक्टिव होना चाहिए, उसको कैसे कोर्स को मैनेज करना, ये आता है पॉलिसी के अंदर। यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम से ये देखा जाएगा कि जो कोर्स लगाया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव होना चाहिए और जो बच्चों को कितना काम में होना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग, देखिए टू इंश्योर द टीचिंग इज़ मीटिंग स्टूडेंट लर्निंग नीड्स, यानी कि इसमें देखा जाएगा जो टीचिंग है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर टीचिंग का इस्तेमाल करता है वो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से है कि नहीं, यानी कि जो टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। टू इंश्योर एरिया वेयर टीचिंग कैन बी मॉडिफाई इम्प्रूव, ये भी देखा जाएगा कि जो टीचिंग है अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी समझ में इतना नहीं आ रहा है तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो वैल्यूएशन सिस्टम से ये देखा जाएगा कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझ में अगर नहीं आ रहा तो उसे कैसे मॉडिफाई या इम्प्रूव करना। टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इंकरेजमेंट टीचर्स एंड द फैकल्टी, अब देखिए टीचर्स को इनकरेज करने के लिए उनको फीडबैक दिया जाता है, फैकल्टी को टीचर को फीडबैक दिया जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है पर फिर भी उनके समझ में इतना नहीं आ रहा, तो उनको फीडबैक के ज़रिए ये बताया जाता है कि उसको अच्छे से करवाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब टीचर को फीडबैक मिलने लगता है ना, जैसे अगर फीडबैक अच्छा रहा तो टीचर वैसे ही पढ़ाएगा, अगर उसका फीडबैक गलत रहा तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा एवेल्यूएशन से। टू सपोर्ट एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, देखिए ये जो करियर डेवलपमेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट का जो करियर डेवलपमेंट है वो कैसे करना, ठीक है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इससे कौन सा करियर अपना सकते हैं, कौन से करियर का उनका विकास हो सकता है, वो इसके ज़रिए पता चलेगा एवेल्यूएशन से। यानी कि अगर आप जैसे यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि इससे आपका करियर डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट कर लोगे, जेआरएफ कर लोगे तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, तो इससे आपका करियर डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा एवेल्यूएशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है असेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये था, आगे करते हैं हम असेसमेंट। देखिए असेसमेंट में क्या है कि टू असेस द आउटकम ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो मूल्यांकन का जो परिणाम है वो कैसा होना चाहिए। अब ये भी जांचना है कि जो मूल्यांकन का परिणाम कैसे होना चाहिए। मूल्यांकन में ये भी देखा जाता है कि जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसका क्या परिणाम निकल रहा है। ठीक है, टू प्राइज द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ असेसमेंट टूल, अब यानी कि जो मूल्यांकन का जो विकास है वो कितना है, यानी कि मूल्यांकन कितना प्रभावशाली है। अभी इसमें देखना है कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो असेसमेंट वो मूल्यांकन किया जा रहा है वो कैसे है, यानी कि जो शिक्षा दी जा रही है, जो यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो असेसमेंट के ज़रिए पता लगाया जाएगा कि वो कितना विकास में है, कितना वो काम में है कि नहीं। टू मॉनिटरिंग द अप्रोप्रिएटेंस ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजी, उसमें क्या है कि एक रणनीति बना के चलना, यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ा क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। फ्रेंड्स ये असेसमेंट का मतलब कि मूल्यांकन है, एवेल्यूएशन सिस्टम भी मूल्यांकन ही है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो मूल्यांकन के ज़रिए ये देखा जाएगा कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि अगर टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो असेसमेंट के ज़रिए देखा जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो टीचर क्लास में बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो कहता है एवेल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। तो पहला है जैसे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक को हिंदी में कहते हैं नैदानिक। ठीक है, दिस टाइप ऑफ evaluation is generally done in the beginning of teaching learning process in order to find out the specific weakness and strength of individual and class level. It helps to design the course and curricula according to the capabilities of the learner to help him overcome in knowledge, skills and abilities. देखिए फ्रेंड डायग्नोस्टिक क्या है, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। देखिए जब एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है, एक पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज करता है, यानी कि वो इसकी बीमारी का वो पता लगाता है। ठीक है, तो मतलब कि वो डायग्नोस्ट करता है ना। डायग्नोस्टिक क्या होता है, निदान करना, यानी कि डॉक्टर उसकी बीमारी का पता लगा रहा है कि इसको बीमारी है क्या, फिर उस हिसाब से उसको वो दवाई देकर उसको सही कर देता है। अब यही बात टीचिंग में भी लागू होती है कि क्लासरूम के अंदर जब बिगिनिंग में स्टार्टिंग में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट है। उसमें क्या है कि
कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट की वीकनेस है, कहाँ पे उनको सही से चीज़ आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब ये देखा जाता है यहाँ पे कि कौन से लेवल पे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं और कौन से लेवल पे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ये कब रखा जाता है? स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किस टाइप का एवेल्यूशन है ये जो बिगिनिंग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस में होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें स्टार्टिंग में ही देखा जाता है कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ उनको वो सही तरह से कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसमें? एक जो नॉलेज है उसको देने के लिए, साथ में स्किल और एबिलिटी जो है लर्नर की उसको बनाने के लिए। यानी कि अगर टीचर को पता चल जाए कि इसमें इनकी कमजोरी है, इस सब्जेक्ट में इसकी कमजोरी है स्टूडेंट्स की, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे के ऊपर वो उनकी जाके वो मदद करेगा, हेल्प करेगा, जिससे वो उसको सही कर पाएंगे। तो उनको जिससे पता होगा कि ये इनको अच्छी तरह से आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय वो उन बातों के ऊपर ध्यान देगा जिसको स्टूडेंट में कमी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन से हमने क्या सीखा कि ये स्टार्टिंग वाला जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग में ही ये एवेल्यूशन होता है। इसमें जो है स्टूडेंट की जो वीकनेस है उसको जो है पता लगाकर उसकी जो वीकनेस को दूर किया जाता है, जिसमें वो उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। It is concerned with making decision relating to forming or development of students' elements of the course. It provides feedback at appropriate stages of teaching learning process which help making change. ठीक है फ्रेंड्स, in the curriculum, teaching strategy and the learning environment, formative evaluation is done during the process teaching learning with the help following purpose. देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, क्या है आपको सिंपल से बता दूँ। हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन स्टार्टिंग में होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये जो फॉर्मेटिव एवेल्यूशन है ये कब होता है? जब प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि कोर्स के दौरान। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हो गया? स्टार्टिंग में तो हमने ये देख ही लिया है कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ना ऊपर डायग्नोस्टिक वाला। फॉर्मेटिव वाला क्या होगा कि जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है, कोर्स स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। अब टीचर जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों का क्या फीडबैक मिल रहा है, यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे क्या फीडबैक दे रहे हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उनको समझ में आ रहा है फिर तो सही है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वो उसमें क्या है, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर क्लास में स्टूडेंट को समझ में आ रहा है फिर तो सही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर टीचर क्या है उसमें वो चेंज कर सकता है। यानी कि टीचर ने सोचा कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसे मैं बच्चों की जो कमियां हैं उसको दूर करूँगा, पर जब क्लास में उसने करवाना चाहा पर उसको फीडबैक मिला कि बच्चों को कोई और ही प्रॉब्लम निकल के सामने आएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि टीचर उनकी हेल्प करेगा चेंज करने में। यानी कि ये फॉर्मेटिव एवेल्यूशन कब है? जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, उस समय दौरान ये चीज़ें ये उस समय का एवेल्यूशन होता है, तो उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन कैसे होता है, ये स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे ब्लू कलर में, आइए देखते हैं। देखिए, टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज इंट्रैक्शन। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट की जो लर्निंग देखने के लिए, ठीक है, उन पे क्या है कि जो इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि व्यक्तिगत तौर पर इंट्रैक्शन होता है। यानी कि जो क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे व्यक्तिगत तौर पर वो इंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचर को अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो टीचर क्या है वो व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की हेल्प भी कर सकता है। टू एवेलुएट टीचिंग इफेक्टिवनेस, इसमें क्या है कि जो टीचिंग कितनी प्रभावशाली है इसे वो मूल्यांकन किया जा सकता है। टू एवेलुएटिव कोर्स एंड करिकुला विद द पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग एंड और रिप्लेसमेंट इफ़ नेसेसरी। अगर लगता है कि टीचिंग में कहीं कोई कमी है, सिलेबस में कोई कमी है, तो उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। यानी कि अगर लगे कि ये चीज़ें काम की नहीं है, उसको हटा के नई चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। टू एवेलुएट करिकुलर मटेरियल, यानी कि जो सिलेबस में जो मटेरियल है, ठीक है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, ये कितना सही है कितना नहीं। टू एलिवेटिव द लर्निंग एनवायरनमेंट विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग इट, इसमें लर्निंग इन्वायरमेंट भी देखा जाता है कि जो पढ़ने का जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, पढ़ने का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इसको इम्प्रूव भी करना है। अब ये देखिए कि अगर एक क्लास में टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो बच्चे उसको अच्छे से पढ़ना भी चाहते हैं, पर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है।
शोर शराबा वो होता है क्लास के बाहर या कुछ भी है, तो उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे। या अगर टीचर कराने के लिए तैयार है, स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, है ना, तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सुमेटिव एवेल्यूशन। इट इज़ एवेल्यूएशन दैट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन एक्टिविटी एंड इज डिजाइन टू assess terminal behavior overall performance. It is used to make personal discussion regarding such matter as contract renewal, tenure, merit pay, assignment to level of ladder, and termination. Cumulative assessments for the purpose of selection, promotion, prediction, recording, and the other administration purpose should be considered of summative evaluation. तो फ्रेंड्स, सुमेटिव एवेल्यूशन क्या है, ये बिल्कुल ही एंड में होती है एक्टिविटी। सुमेटिव एवेल्यूशन आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्या है। देखिए, जब ये कौन सा मूल्यांकन है, कौन सा एवेल्यूशन है, जब कोर्स का एंड हो जाता है, यानी कि जब टीचर ने बच्चों को अपना पूरा सब्जेक्ट समझा दिया, अब ये देखने की बारी आती है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। अगर टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया समझ में आ गया, क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। यानी कि अगर टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया समझ में नहीं आया, वो हो गया नेगेटिव। यानी कि ये कौन सी एक्टिविटी है, ये एंड में आएगी। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, आपको एग्जाम में प्रश्न या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए जो समेटिव एवेल्यूशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कब आती है। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके एंड में कौन सा एवेल्यूशन आता है, तो आप लिखोगे समेटिव एवेल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये कौन सा एवेल्यूशन है जो सबसे एंड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अभी हमने देखा ऊपर कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन क्या है जो स्टार्टिंग में आएगा, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन क्या आएगा कि जब कोर्स के दौरान, और समेटिव एवेल्यूशन है वो एवेल्यूशन जो कोर्स के बिल्कुल एंड में पता चलता है कि टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोसेस देखिए, एवेल्यूशन प्रोसेस क्या है, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब एक जो एवेल्यूशन है वो चलता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, हर एक चीज़ चलने का प्रोसेस होता है ना, तो ऐसे ही मूल्यांकन का भी, एवेल्यूशन का भी है। तो आइए देखते हैं। Effective teaching evaluation is to collect data from multiple sources, making sure that all education related activities are rated by the people best qualified to rate them based on rating evaluation। देखिए इसमें क्या है कि जो अगर आपको चाहिए कि आपको इफेक्टिव टीचिंग एवेल्यूशन, यानी कि अगर आपको टीचिंग जो एवेल्यूशन है वो इफेक्टिव है कि नहीं है उसके बारे में पता लगाना है, तो आपको मल्टीपल सोर्स से क्या है एवेल्यूशन का पता करना पड़ेगा। यानी कि कई जगह पे सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, इफ़ेक्टिव तरीके से टीचिंग पढ़ाई जा रही है कि नहीं, तो आपको मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा एवेल्यूशन करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप एक सोर्स पे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको चाहिए कि आप इफेक्टिव टीचिंग एवेल्यूशन करना चाहते हो तो आपको एवेल्यूशन के काफ़ी सोर्स देखने पड़ेंगे। कौन कौन से आइए देखते हैं। देखिए, पहला है स्टूडेंट रेटिंग, टीचिंग पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग, और नंबर 4 है सुमेटिव एंड फॉर्मेटिव एजुकेशन एवेल्यूशन। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। तो उससे पहले एक बात ये देख लेते हैं। देखिए, टीचिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूशन क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जो टीचिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूशन है यही बेस है सबका। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये जानना है कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन कैसे देखा जाता है। यानी कि जब एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, अपनी टीचिंग देता है, उसका मूल्यांकन कैसे होता है, हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है। देखिए, इंक्लूडिंग असाइनमेंट, टेस्ट, ग्रेडेड प्रोडक्ट्स एंड मैकेनिज्म फॉर गेटिंग स्टूडेंट फीडबैक। यानी कि स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के लिए, स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया लेने के लिए, स्टूडेंट का फीडबैक लेने के लिए टीचर क्या करता है, टीचर असाइनमेंट देगा बच्चों को, टेस्ट देगा, ठीक है, और कई सारी चीज़ें करने के लिए देगा। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलेगा, इसमें पता चलेगा कि टीचर का जो परफॉर्मेंस है, जो टीचिंग की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। यानी कि जब जो टीचर है बच्चों को असाइनमेंट देगा, टेस्ट देगा, तो उससे उनको टीचर को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, है ना। तो नेक्स्ट है इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी आउटसाइड क्लास एंड हेल्पफुल इन ऑफिस आवर। यानी कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास के बाहर भी, अंदर प्रॉब्लम कोई आ रही है, तो अगर बच्चों को क्लास के बाहर भी प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसकी हेल्प कर सकता है अपने ऑफिस आवर में। यानी कि टीचर का काम ये नहीं है बस क्लास के अंदर पढ़ा दिया जितना मर्जी, उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आई तो वो खुद देखे, ऐसा नहीं है। अगर क्लास के बाहर भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर टीचर का कोई लेक्चर है नहीं है, पर फिर भी टीचर उनको हेल्प कर सकता है। इससे टीचर की जो टीचिंग की जो परफॉर्मेंस है वो देखी जा सकती है। हम कहते हैं ना कि ये टीचर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं।
क्योंकि वो क्लास के अलावा भी बाकी बच्चों की हेल्प तो करते ही रहते हैं। इंक्लूडिंग रिसर्च सुपरविज़न, ठीक है, इसमें ये भी शामिल है रिसर्च सुपरविज़न कि वो कितनी गहराई से किस टॉपिक को करवाते हैं, कितना रिसर्च करके करवाते हैं। इंक्लूडिंग सिलेबस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, टेस्ट एंड कोर्स ग्रेडेड। देखिए इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग सिलेबस यानी कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है वो किस तरह से कराते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वो लर्निंग के क्या उद्देश्य हैं वो किस हिसाब से करवाते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, वो टेस्ट कैसे लेते हैं, वो कोर्स कैसे करवाते हैं। यानी कि टीचर अपने हिसाब से अपनी टीचिंग के हिसाब से कैसे सिलेबस को कवर कर रहा है, कैसे किन ऑब्जेक्टिव को सामने रख रहा है, ये सब कुछ टीचिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का हिस्सा है। इंक्लूडिंग टीचिंग, एडवाइसिंग, मेंटरिंग, developing courses, creating instructional materials, and educational research. Material in the last category should be included in the summary of the faculty member research, and the rest of the materials in the figure should be assembled into a teaching portfolio. यानी कि टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिसमें सभी एक इंसान का क्या होता है, पूरा बायोडाटा होता है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। अब टीचिंग का पोर्टफोलियो यानी कि टीचिंग का जो बायोडाटा है वो किससे पता चलेगा कि टीचिंग इफेक्टिव है कि नहीं, जब इसमें टीचिंग होगी, एडवाइसिंग होगी, मेंटरिंग होगी। मेंटरिंग क्या है कि जब टीचर एक बच्चे को या किसी स्टूडेंट को जो गाइड करता है उनका मेंटर बनता है, वो चीज़ उनको एडवाइस भी देता है। यानी कि टीचिंग पोर्टफोलियो में क्या है, टीचिंग तो आएगी, साथ में एडवाइस देना, मेंटरिंग, कोर्सेज़ को डेवलप करना और क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शनल या कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो है टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, जो टीचिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का हिस्सा है। इंक्लूडिंग लेटर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, एलुमनी, लोकल फैकल्टी एंड फैकल्टी एट द अदर इंस्टीट्यूशन। देखिए इसमें क्या है कि जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें जो फैकल्टी है अदर इंस्टीट्यूशन भी, वो भी इसमें हो सकती है। यानी कि जो एक टीचर जो पढ़ा तो रहा है पर जो अदर इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें रखे जा सकते हैं। तो ये था टीचिंग परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। अब हम इसके पॉइंट करेंगे, हम इसके तो जाइए कौन से पॉइंट चलिए देखते हैं इसके। पहला है स्टूडेंट रेटिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यार कमेंट हो बोलियो। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट रेटिंग का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए स्टूडेंट रेटिंग क्या है, ये एवेल्यूएशन प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टूडेंट रेटिंग गिवन बाय फैकल्टी परफॉर्मेंस कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन about how to make student evaluation effective is provided in that reference। अब देखिए स्टूडेंट रेटिंग क्या है, स्टूडेंट रेटिंग जो है वो सालों साल चलती है, हर साल चलती है। क्योंकि देखिए जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाता है ना, तो जैसे मान के चलिए कि जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो हिस्सा लिया, या आपने मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन में जो है वो एडमिशन लिया, आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल तक चलेगा। अब आपने 3 साल में ये वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपको वहाँ पे पढ़ाई कैसी करवाई जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट रेटिंग होगी ना। यानी कि जो स्टूडेंट रेटिंग क्या है कि जब स्टूडेंट एक फैकल्टी द्वारा पढ़ाया गया है, यानी कि जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट ये जजमेंट करते हैं कि उनको जो कोर्स करवाया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव तरीके से करवाया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट रेटिंग। अगर स्टूडेंट को टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आ गया तो वो समझो उनको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी कि वो रेटिंग अच्छी होगी। अगर उनका पढ़ाया पसंद नहीं आया तो वो कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें स्टूडेंट रेटिंग वही है कि स्टूडेंट द्वारा यह तय किया जाता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है कैसे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या तय करेगा, ये एवेल्यूएशन तय करेगा, ये एवेल्यूएशन प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। नेक्स्ट है टीचिंग पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टीचिंग पोर्टफोलियो में क्या है कि वो सारी चीज़ें आती है टीचिंग का बायोडाटा, कि टीचिंग कैसे कैसे करवाई जाती है या कैसे कैसे करवानी चाहिए, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ असेसमेंट विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट्स एंड पीर सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। Instruction should assemble material summarizing all their education related activities, including developing new course and reducing old ones, developing and evaluating innovative instructional method, advising the mentoring students, writing new text and the courseware, providing instructional development to faculty, colleges and graduate students, and carrying out educational research। जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने देखा था, इसमें क्या है कि जब टीचर जो है वो किसी को एडवाइस देगा, मेंटरिंग करेगा या कुछ भी ऐसा करेगा, वो किस में आएगा, टीचिंग पोर्टफोलियो में। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे जो है उसकी प्रेज़ करें,
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर का क्या मतलब है, टीचिंग का क्या मतलब है, उनकी हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज मटेरियल एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू एजुकेशनल रिसर्च शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टीचिंग पोर्टफोलियो along with summary of student rating over the past 2-3 years, peer rating and reference letter of alumni and college to at other institutions who are familiar with instructor educational activities. The portfolio provides a solid basis for evaluating the फैकल्टी मेंबर टीचिंग परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब इसमें देखिए क्या है कि जो एजुकेशनल रिसर्च है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि टीचिंग पोर्टफोलियो वो कैसे पता चलेगी, जब स्टूडेंट रेट देंगे 2 या 3 ईयर्स में, जब आपने यानी कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जब हिस्सा लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के साल होते हैं 2, तो ग्रेजुएशन के साल होते हैं 3, यानी कि जब आपने 3 साल में पढ़ा फिर आपने 2 साल में पढ़ा, आपने ये जजमेंट किया कि आपको कैसा पढ़ाया गया है वहाँ पे। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर। आप ये कहते हो ना कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, हम किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे देखिए क्या है, 2-2 साल का कोर्स तो सभी जगह कराया जा रहा है, 3-3 साल का कोर्स तो सभी जगह में कराया जा रहा है, पर स्टूडेंट की चॉइस होगी कि कहाँ पे बढ़िया करा रहा है, कहाँ पे बढ़िया नहीं कराया जा रहा। वो किस में आएगा, वो टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। टीचिंग पोर्टफोलियो क्या है कि एक टीचर जब अपनी टीचिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाता है, वो कितना अच्छा तरीके से पढ़ाता है, कितना नहीं, ये सारा कुछ टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। ये जजमेंट कौन करेगा, ये जजमेंट करेंगे स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को 2-3 साल में कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, तो ये टीचिंग पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट है कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग। Most of effective data from different sources should be overlap the greatest extent possible. For example, items on student rating forms related to aspect of teaching that both students and peers are occupied to evaluate should parallel items in peer review checklist। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग क्या है, यानी कि अगर आपने टीचिंग को रेटिंग करनी है तो आपको एक ज़रिए से ना सही, आपको मल्टीपल सोर्स से करनी पड़ेगी। हम एक तरीके से किसी को जज नहीं कर सकते, हमें इसके डिफरेंट तरीके के पहलू को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखिए कि अगर स्टूडेंट्स रेटिंग दे टीचिंग को, ठीक है, तो वो कैसे होगा। अब इसमें नीचे का क्लैरिफिकेशन किया गया है, इफ़ द टू सेट्स ऑफ रेटिंग लीड टू सेम कंक्लूजन इट अफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ बोथ, while if they disagree substantially it suggests that at least one of the set is suspect and other investigation should be undertaken. For example, the department head might bring in some from outside the department to conduct focus group interviews with student related to issue in question। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब इसमें क्या गया है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि जैसे एक हम कॉलेज में चले गए, वहाँ पे हमने जाके स्टूडेंट से पूछा कि बताइए यहाँ पे टीचिंग कैसी है। अब स्टूडेंट ने कह दिया यहाँ पे टीचिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर दूसरी क्लास से पूछा कि बताइए टीचिंग क्या है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे टीचिंग एवरेज है, ना ज़्यादा बढ़िया है ना ज़्यादा बेकार है। अब उसके बाद कहीं और किसी और क्लास में गए, वहाँ पर बता दिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया जाता है, बिल्कुल बेकार है। अब ये हुआ क्या, यहाँ पर क्या होगा कि सभी का ओपिनियन अलग अलग हो गया है ना, सभी का ओपिनियन यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। तो उसमें क्या पता चला कि क्लैरिटी कहीं पे मिल नहीं पाई। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर 2 सेट यानी कि 2 जो ग्रुप है स्टूडेंट्स के, अगर वो एक ही ओपिनियन देते हैं कि यहाँ पे बढ़िया कराया जा रहा है, अगर दोनों कहते हैं हाँ बढ़िया कराया जा रहा है तो ठीक है, अगर दोनों कह रहे जा रहा है कि यहाँ पे घटिया कराया जा रहा है, बेकार कराया जा रहा है, तब भी ठीक है, यानी कि दोनों का ओपिनियन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ओपिनियन सेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एवैल्यूएशन यहाँ पे रुक जाएगा। अगर यहाँ पे ओपिनियन अलग अलग हो गया ना, किसने कहा बढ़िया है, किसने कहा मीडियम है, किसने कहा बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे ओपिनियन सबका हो गया, क्लैरिफिकेशन मिल नहीं पाई। अब इसको रेटिंग क्या देंगे, कुछ भी नहीं रेटिंग होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, फिर एक नया इशू पैदा होगा, फिर ये मूल्यांकन यहाँ पे एवैल्यूएशन चलता रहेगा। यानी कि अगर हमें मल्टीपल सोर्स से रेटिंग करनी है तो उसमें सबका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो वो चीज़ है वो सही हो जाती है। अगर मल्टीपल सोर्स से रेटिंग करने के बाद वो चीज़ सही नहीं होती तो फिर यहाँ पे मूल्यांकन जो एवैल्यूएशन है फिर से प्रोसेस वो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे यही पता चलेगा कि अगर आपको किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है, एवैल्यूएशन करना है, आपको मल्टीपल सोर्स का रेट करना पड़ेगा।
ठीक है। यूट्यूब पे या कोई भी चैनल देख लो, कोई कहेंगे बहुत बढ़िया है, कोई कहेंगे ये इतना अच्छा नहीं है, यानी कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो नेक्स्ट है लास्ट, सुमेटिव और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। देखिए अभी हमने पीछे करके पिछले वीडियो में किया था ये। एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग में बी समेटिव और फॉर्मेटिव, यानी कि एवोल्यूशन जो है वो समेटिव भी है, यानी कि योगात्मक भी है, फॉर्मेटिव यानी कि रूपात्मक भी है। यानी कि जो देखिए सोमैटिव में क्या देखा जाएगा, सोमैटिव में ये देखा जाएगा कि जो बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे कैसे नहीं कराया जा रहा है ना। सोमैटिव क्या है, वो एवोल्यूशन है जो एंड में आता है, यानी कि जब टीचर ने बच्चों को करा दिया तो एंड में पता चला कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वो सबके एंड में है। अब देखिए फॉर्मेटिव क्या है कि जो जो कमियां हैं टीचिंग में उनको दूर करना। सोमैटिव क्या है कि टीचिंग द्वारा बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया वो जानना। और फॉर्मेटिव क्या है कि जो इनमें टीचिंग में कमियां हैं उनको दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड सोमैटिव एवोल्यूशन। Once the portfolio is assembled, only minor effort should be required to update it in successive year. For formative evaluation, a subset of the procedure should be carried out, and the result should be shared only with the instructor rather than being passed to on the department head or performance review committee. Carrying out formative reviews in the first few years of a faculty members carry should substantially increase the chances that subsequent summative review will be favorable. देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी टीचर ने क्लास में बच्चों को अच्छा करवा दिया है फिर तो सही है। अगर मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में अच्छा नहीं करवाया तो उसमें क्या होगा, एक पैनल बैठेगा, एक वहाँ पे रिव्यू करने के लिए एक टीम बिठाई जाएगी, जिसमें जो उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो किसको जाएगा, वो जाएगा उसकी जो रिव्यू वाली टीम है उसको। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर टीचर द्वारा किसी को जैसे पढ़ाया पसंद नहीं आ रहा तो सबसे पहले वो कमियाँ टीचर को बतानी चाहिए जो उसने सब्जेक्ट को पढ़ाया है, ना कि उस कॉलेज के जो टीम है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है सोमैटिव में, यानी कि ध्यान से सुनिए एक बार, सोमैटिव एंड फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में क्या है। सोमैटिव में ये देखा जाता है कि बच्चों को जो पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं। फॉर्मेटिव में ये देखा जाता है कि जो जो कमियाँ उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि इतने इतने सालों में ये टीचर ने इन बच्चों को ये करवाया, अब कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम को एक जगह इकट्ठा करके सभी के कमियों को दूर करना, ये इस एवोल्यूशन में काम में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप टीचिंग का एवोल्यूशन देखने जा रहे हो तो आपको ये जो पॉइंट है 4 के 4 आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कि स्टूडेंट रेटिंग, टीचिंग पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्स रेटिंग एंड समेटिव एंड फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ये आपके एवोल्यूशन प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। Observation of classes. देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ टेक्निक ऑफ to evaluate the effectiveness of teacher and the overall teaching learning environment in the terms of physical facilities, for example chalkboard, classroom sitting arrangements, etc. We can only use this technique to check and people's stationery, textbook and the teacher classroom control. देखिए फ्रेंड्स, टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस। इसमें क्लास को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि एक क्लास के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, एक क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी जो टेक्निक है वो कितनी, टीचिंग की टेक्निक कितनी इफेक्टिव है। यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है उनको समझ में किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है कि बच्चे उसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है इफेक्टिवनेस। यानी कि क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए टीचर द्वारा जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखी जाती है। लर्निंग एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास में कैसे वो पढ़ रहे हैं, माहौल कैसा है क्लास का पढ़ने का। ठीक है, तो क्लास में क्या चॉक बोर्ड है, क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट सही है, यानी कि क्लास में चॉक जो बोर्ड बना हुआ है चॉक है प्रॉपर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बनाया, बेंच वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब देखा जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की जो स्टेशनरी है, जो यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, जो उनकी बुक्स हैं वो उसमें देखी जाती है। उनका पेन पेंसिल है, ठीक है, सारा सामान है, बुक्स है, कॉपी है, यानी कि टेक्स्ट बुक है, ये क्या पेंसिल पेन वगैरह है उनके पास, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या क्लास में टीचर का कंट्रोल है, ये सब कुछ किस में आता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस में। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा ऑब्जर्वेशन क्लासेस में, पहली बात तो टीचर की टीचिंग देखी जाएगी,
फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका इन्वायरमेंट देखा जाएगा, माहौल कैसा है। फिर उनकी स्टेशनरी देखी जाएगी। फिर क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट और साथ में चॉक बोर्ड वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम एवेल्यूशन कर सकते हैं। हम कहते हैं ना यार यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये सरकारी स्कूल है, ये ऐसे है, वो वैसे है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी है। तो ये एवेल्यूशन ही हो गया ना, ये है ना। तो नेक्स्ट है सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग। तो नेक्स्ट सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग है, देखिए, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रिटर्न रिपोर्ट्स और डायरीज ऑन डेली और वीकली बेसिस रिटन बाय पीपल्स और टीचर ऑन फॉर एग्जांपल chronic latecomers or absentees from schools, the incidence of various acts of indiscipline in the school or the quality of co-curricular activity etc. देखिए इसमें क्या है, सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग है। सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग में क्या है, सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग में ये है, जब देखिए जब क्लास में जो टीचर है वो डेली बेसिस पे जो हमारी अटेंडेंस लगाते हैं, डेली बेसिस पे अटेंडेंस होती है ना, फिर इसमें कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ये भी देखा जाता है। फिर वन वीक का रिकॉर्ड बनता है कि 1 वीक में कितने प्रेजेंट, कितने एब्सेंट थे। फिर 1 मंथ का बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास में कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, कितने डिसिप्लिन में है, कितने इनडिसिप्लिन में है, यानी कि जो स्टूडेंट की क्वालिटी वो भी देखी जाती है। तो जब हमारी रिपोर्ट कार्ड बन के आती है तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो हमारे कितने मार्क्स हैं, ये करके हम कितने दिन एब्सेंट थे, कितने दिन प्रेजेंट थे, हम इनडिसिप्लिन में है या डिसिप्लिन में है ना, स्टूडेंट बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ किस में लिखा जाता है, स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड में। पहली बात तो ये सारी चीज़ें दर्ज करता है टीचर अपने रजिस्टर में। उसके बाद जब बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है तो उसमें सिस्टमेटिक वे से सब कुछ बताया जाता है, और डेली बेसिस पे जो टीचर काम देता है स्टूडेंट को वो अपनी डायरी में भी नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में कोई काम हुआ है वो डायरी में नोट करेंगे, ठीक है, वो हो गया, वो जो स्टूडेंट डायरी में नोट करेंगे। टीचर क्या नोट करेगा, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह जो भी है ये नोट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग होगी कि इससे ये पता चलता है कि क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, कितने इनडिसिप्लिन में थे, ये कुछ। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, इससे मूल्यांकन का पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। दिस इज़ अ टेक्निक वेयर बाय डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पीपल्स और स्टाफ थ्रू फेस टू फेस इंटरव्यू फोकसिंग ऑन ए स्पेशल इशू। देखिए इंटरव्यू क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि जो इंटरव्यू होता है वो जो कोई इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, जो कोई इंसान है, उसकी जो अंदरूनी, जो उसका जो अंदरूनी वो अंदर से कैसा है वो जानने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, यानी कि अंदरूनी क्षमताओं को जानने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, जिसमें ये आमने सामने बैठकर बात की जाती है। यानी कि इंटरव्यू में क्या है कि एक जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक स्पेशल इशू पे, स्पेशल मुद्दे पे फोकस करते हैं। इंटरव्यू में क्या है कि अगर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या है डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फेस टू फेस। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके सामने जो इंटरव्यू जो ले रहा होगा तो आपसे वो डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, ठीक है, किसी स्पेशल इशू के ऊपर। तो वो कौन सा इंटरव्यू है, फेस टू फेस। इसमें हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, ठीक है, हम आंतरिक रूप से कैसे हैं, हमारे मन में क्या चलता है, वो इंटरव्यू से पता चलता है। तो इंटरव्यू में क्या है, फेस टू फेस हमें किसी स्पेशल इशू के ऊपर चर्चा करनी होती है जिससे डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पीर एवेल्यूशन। Evaluation often seems to imply someone more senior evaluation the work of someone junior. Peer evaluation involves co-worker using the technique described above to help each other. देखिए पीर एवेल्यूशन में क्या है कि पीर का मतलब साथी, साथी का मूल्यांकन। अब इसमें क्या है कि कई बार जो साथी हैं वो जूनियर हैं, वो सीनियर का एवेल्यूशन करते हैं कि हमारा जो सीनियर टीचर कैसा है ना, वो सीनियर करते हैं कि हमारा जूनियर कैसा है। तो पीर एवेल्यूशन में को वर्कर भी आते हैं, जैसे हेड ऑफ टीचर हो गया, टीचर्स हो गया, या उनके जो साथ वाले टीचर हो गए वो। तो ये सारे क्या करते हैं कि ये बताते हैं, पीर एवेल्यूशन में ये देखा जाता है कि कोई टीचर कैसा है, ठीक है, कोई टीचर कैसा है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया से कराते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे की हेल्प की जाती है।
तो इसमें क्या है कि टीचर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसा ही स्टूडेंट में भी है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कैसा है, सारी क्लास कैसी है, वो पीर इवैल्यूएशन हो गया कि एक स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में, सारी क्लास ओवरऑल कैसे है पढ़ने में, ठीक है, ये होगा पीर इवैल्यूएशन। वैसे ज़्यादातर पीर इवैल्यूएशन में मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, इसमें पीर इवैल्यूएशन में क्या है कि कोवर्कर जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे भी मूल्यांकन अच्छा पता चलता है कि साथी टीचर कैसे हैं। स्टूडेंट एवेल्यूशन, द स्टूडेंट्स आर इन ए सेंट्रल पोजीशन टू जज द सक्सेस ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। दे आर द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंकम्पलिशमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल गोल्स। देखिए, जो स्टूडेंट एवेल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट है इसमें वो सेंट्रल पोजीशन निभाते हैं। अब जजमेंट कौन करेगा, ठीक है, जजमेंट कौन करेगा कि टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया नहीं, टीचर थोड़ी करेंगे साथ वाले, वो स्टूडेंट करेगा। क्योंकि टीचर ने अपनी टीचिंग के द्वारा, यानी कि शिक्षक ने अपने शिक्षण के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों का समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कौन तय करेगा, ये तय करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल पोजीशन स्टूडेंट की होगी ना। दे आर द मेन सोर्स ऑफ अबाउट इन्फॉर्मेशन कम्प्लिश्ड ऑफ इम्पोर्टेंट एजुकेशन गोल्स, ठीक है। तो यानी कि बच्चों को कितना, स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया, ये स्टूडेंट के एवेल्यूशन से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस एवेल्यूशन से, स्टूडेंट एवेल्यूशन से हम एवेल्यूशन की टेक्निक का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट बताएंगे कि कैसे समझ में आ रहा है, कैसे समझ में नहीं आया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिस्कशन ग्रुप। दिस टेक्निक रिकग्नाइज द व्यूज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स सच एज टीचर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्कूल परफेक्ट्स, द various clubs or society in their evaluation or of different aspect of school life। देखिए, डिस्कशन ग्रुप में क्या है, डिस्कशन ग्रुप भी अहम हिस्सा है किसका, टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन का। इसमें क्या है कि अलग अलग जो ग्रुप्स है उसके व्यू लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनसे व्यू लिए जाते हैं टीचिंग के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। स्कूल्स परफेक्ट है, स्कूल कौन कौन स्कूल परफेक्ट है, कौन स्कूल अच्छा है, कौन कैसा है। तो वेरियस सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या राय है। तो सारे क्या, ये एवेल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड। डिस्कशन ग्रुप में क्या है कि जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचर की राय लेते हैं, स्कूल्स की राय लेते हैं, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राय लेते हैं, तो उससे हमें एवेल्यूशन का पता चलता है। आप देखिए कि हमारे समाज में तो डिफरेंट तरह की एजुकेशन है, ठीक है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को एजुकेशन को लाइक करता है। तो बस ये डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, इनसे पता चलता है कि एवोल्यूशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेक्निक्स एवोल्यूशन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सॉरी एक पॉइंट रह गया, रिलेशन विद स्टूडेंट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्पफुल, इनकरेजमेंट, सिंसेरिटी इन डीलिंग। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि जो टीचर स्टूडेंट के जो रिलेशन है वो हेल्पफुल है, ठीक है, इनकरेजमेंट में है, सिंसियरिटी है, कैसे है। डिफरेंट, ये हेल्पफुल होने चाहिए, ठीक है, इनकरेज करना चाहिए टीचर को, स्टूडेंट को हमेशा ही, और सिंसेयर होना चाहिए, स्टूडेंट भी सिंसेयर होना चाहिए बिल्कुल, कि जो टीचर सिखा रहा है वो अच्छे से सीख पाए। तो फ्रेंड, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कि टीचर अपनी बात को समझा पाए और बच्चे उस बात को समझ पाए। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने टीचर को बता पाए, जिससे क्या होगा, टीचर उनकी समस्या का हल कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो एक अच्छा होना चाहिए। टीचर को हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। हम करेंगे एवेल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। जो एवेल्यूशन हमारा जो प्रोसेस है, जो हमने एवेल्यूशन सिस्टम किया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एवेल्यूशन असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि इसमें से कौन से टाइप्स है एवेल्यूशन की, ठीक है, यानी कि कौन सी टाइप है एवेल्यूशन की जिससे जो कंटिन्यूस लगातार फीडबैक मिलता रहे लर्निंग प्रोग्रेस में, यानी कि जो स्टूडेंट है, वो लर्नर है, वो लगातार फीडबैक देते रहें, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है
प्लेसमेंट वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन या समेटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि देखिए फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में क्या होता है कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो जैसे किस सिस्टम से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों के सिस्टम से समझ में आ रहा है, ये देखा जाता है। इससे क्या है, लगातार कॉन्टीन्यूस फीडबैक मिलता रहेगा। यानी कि अगर बच्चों को टीचर का पढ़ाया जो समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेगा। तो लगातार फीडबैक मिल रहा है ना कि यानी कि टीचर डेली बेसिस पे जो पढ़ा रहा है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो उसको चेंज करे। तो होता है किस में आता है, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन असरटेन्स। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या है, देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, लर्निंग प्रोग्रेस एंड द फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम लर्निंग इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने हमारी जो पहले की वीडियो देखी हुई है एवैल्यूएशन की, होता क्या है कि हम अपनी हर वीडियो जो हम टॉपिक ख़त्म करते हैं उसके एंड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। कोग्निटिव एबिलिटी का हाईएस्ट लेवल इसमें से क्या है, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग या एवेल्यूएटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एवेल्यूएटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कोग्निटिव एबिलिटी यानी कि ज्ञानात्मक जो हमारी एबिलिटी है, तो वो उसका हाईएस्ट लेवल क्या है, एवेल्यूएटिंग का, यानी कि मूल्यांकन करने का। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। अब देखिए विशेषताएं आ गई हैं लगातार कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की, यानी कि CCE की। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट इंक्रीज द वर्कलोड और स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, यानी कि जब स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए जाते हैं उनके ऊपर लोड बढ़ जाता है। इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड, यानी कि मार्क्स की जगह ग्रेड्स रखना। ठीक है, यानी कि CCE का क्या मतलब है, विशेषता क्या है, इसमें यही जानना है। इट एवेल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये हर एक स्टूडेंट को जो है मूल्यांकन करता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्ज़ाम फोबिया, जो एग्जामिनेशन फोबिया है, जो डर है, उसको दूर करता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बता रखे हैं। पहला ऑप्शन ABCD चारों सही हैं, बी या डी सही हैं, ABC या ऊपर के 3 सही हैं, BCD यानी कि या BCD सही हैं। तो इसमें से 4 में से क्या सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 BCD ये सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीज़न वाला आ गया। देखिए असर्शन का मतलब होता है क्वेश्चन, रीज़न का मतलब होता है आंसर। तो जो क्वेश्चन ऊपर पूछा जा रहा है उसका आंसर सही से मैच कर रहा है कि नहीं, बस आपको यही जानना होता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मेटिव एवेल्यूशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेशन है, या फॉर्मेटिव एवेल्यूशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। तो रीज़न क्या है, एज अगेंस्ट सोमेटिव एवेल्यूशन फॉर्मेटिव एवेल्यूशन इज़ हाईली रिलायबल। तो देखिए चूज़ द करेक्ट कोड। ऑप्शन नंबर 1 है बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A एंड R दोनों सही हैं और R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। तो बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट